जितना मुझे याद है लास्ट लेक्चर में हमारी ये लास्ट एग्जांपल थी। ठीक है, हमने स्पैनिंग सेट्स पे एंड किया था। मैं एक बार लास्ट लेक्चर को आपके लिए रिवाइज कर देती हूँ। कौन से हमने मेन टॉपिक्स पढ़े थे। सबसे पहले हमने लीनियर कॉम्बिनेशन से स्टार्ट किया था, ठीक है, और लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद हम आ गए थे स्पैनिंग सेट्स पे। और मैंने आपको ये बताया था कि ये दो जो टॉपिक्स हैं वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमने इन्हें आगे जाके बेसिस के लिए यूज़ करना है। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन तो इन दोनों टॉपिक्स के लिए हमें कवर करना पड़ता है। एक तो स्पैनिंग सेट और एक लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस। ये दोनों टॉपिक्स कवर करने के लिए हमें लीनियर कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। स्पैनिंग सेट पे तो इसकी इंपॉर्टेंस आपने देखी थी लास्ट लेक्चर में। अभी जब इंशाल्लाह हम लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस करेंगे तो फिर आप वहाँ से अंडरस्टैंड करेंगे कि इस टॉपिक के लिए भी हमें हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो हमने बेसिस के लिए जो दो फॉरमोस्ट कंडीशंस होती हैं किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस के लिए, उसमें से एक कंडीशन तो हमने पढ़ ली, दैट वाज दी स्पैनिंग सेट। और दूसरी कंडीशन हम आज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस। ठीक है, अच्छा, अब एक एग्जांपल और मैंने सोचा कि मैं इस पे ऐड कर देती हूँ। जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल्स की थी ना स्पैनिंग सेट से रेलेवेंट, दोनों डिफरेंट टाइप्स की थी और हमने दोनों को डिफरेंट एस्पेक्ट से कवर किया था कि हमें अगर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ जाएं स्पैनिंग सेट से तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। आज एक और एग्जांपल आप देखें इससे रेलेवेंट, फिर हम शुरू करते हैं इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस। यहाँ हमें कहा जा रहा है कि फाइंड एन इक्वेशन डिफाइनिंग द सब स्पेस W ऑफ R3 स्पैन्ड बाय दीज थ्री वेक्टर्स। अब आपका डाटा ये कहता है कि आपने इन तीन वेक्टर्स को प्रूव करना है कि ये आपकी जो सब स्पेस है उसको स्पैन कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज, अब देखें पिछली जो दो एग्जांपल्स थी उसमें तो हमें सिर्फ ये प्रूव करना होता था कि हमें कोई कंडीशन चाहिए जिस कंडीशन के अंडर हम अपने वेक्टर्स को प्रूव कर सकें कि ये हमारी वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहे हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चंस के अंदर बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट का डिफरेंस है। और स्टेटमेंट में जो बात लिखी है वो ये है कि फाइंड एन इक्वेशन। और जो हम पिछले प्रॉब्लम सॉल्व करके आए हैं, अगर आपने देखा हो वहाँ पर इक्वेशन का सिर्फ डिफरेंस होता था। इक्वेशन नहीं लिखी होती थी, इक्वेशन की जगह कंडीशन का वर्ड यूज होता था। तो इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर आपसे कहा जाए आप कंडीशन बताएं, आपसे कहा जाए इक्वेशन बताएं, आपसे कंडीशन इक्वेशन दोनों ना कहा जाए, आपसे बस ये कहा जाए कि प्रूव दैट either the given set of vectors span the vector space or not, तो आपको पता है कि अगर इक्वेशन का वर्ड भी यूज नहीं हो रहा, कंडीशन भी नहीं पूछी जा रही, तो भी हमारे पास स्पैनिंग सेट प्रूफ करते हुए जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारी कंडीशन ही होती है। और वो क्यों कंडीशन होती है, वो क्यों एक इक्वेशन होती है सब इन्वॉल्विंग फ्यू अननोन्स, क्योंकि हमने एक आर्बिट्ररी वेक्टर लेके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह नहीं करना होता कि हमें एक वेक्टर क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा और हमें कहा जाएगा कि प्रूव करें कि ये एक सिंगल वेक्टर बाकी गिवन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या नहीं। ठीक है, अब बात स्पैनिंग की हो रही है और स्पैनिंग के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक जर्नल वेक्टर लेते हैं। तो जर्नल वेक्टर लेंगे तो ऑब्वियसली जो भी हमारा आंसर आएगा वो कोई नोन क्वांटिटीज के लिए नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई अननोन क्वांटिटीज होंगी और वो अननोन क्वांटिटीज, वो अननोन स्केलर जो होते हैं वो हमारे उसी आर्बिट्ररी वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज ABC। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दिस इज फाइंड एन इक्वेशन और फाइंड एन कंडीशन एक ही बात है, डिफाइनिंग द सब स्पेस W ऑफ R3 स्पैन्ड बाय दीज थ्री वेक्टर्स। अब हमने इससे पहले जो क्वेश्चंस किए वहां पर हमें ये कहा जाता था कि आप प्रूव करें कि वेक्टर स्पेस को गिवन सेट ऑफ वेक्टर स्पैन करते हैं या नहीं। अब इस क्वेश्चन में दूसरा डिफरेंस क्या है कि वो कह रहा है कि सब स्पेस को स्पैन करते हैं या नहीं, उसके लिए आप इक्वेशन बता दें। देखिए कोई फर्क नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था कि हर सब स्पेस भी एक वेक्टर स्पेस होती है। ठीक है, क्योंकि हमने जब सब स्पेस का टॉपिक पढ़ा था तो हमने उसको श्रिंक कर दिया था कुछ एग्जिम्स में, लेकिन उन एग्जिम्स को श्रिंक करने का ये मतलब नहीं होता कि सब स्पेस से वेक्टर स्पेस नहीं होती। अगर आपके पास एक कैपिटल V वेक्टर स्पेस है और आप उसकी सब स्पेस W को प्रूव करते हैं तो याद रखिएगा कि हर सब स्पेस खुद भी एक वेक्टर स्पेस होती है। ठीक है, सिर्फ फर्क ये होता है कि क्योंकि वो सबसेट होती है एक वेक्टर स्पेस का, तो बहुत सारे एक्सियम्स हम ना भी प्रूव करें तो वो सब स्पेस या वेक्टर स्पेस प्रूव हो सकती है। हमने उन 11 एक्सियम्स में से जिनको यूज करके हमने V को वेक्टर स्पेस शो किया होता है, अगर आपने ये चीज नोटिस की हो, आप में से जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर्स पढ़े होंगे पहले वेक्टर स्पेस को फिर सब स्पेस को, तो उनके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि वेक्टर स्पेस में तो 11 एक्सियम्स करते हैं, अब यहाँ सब स्पेस में आके वो सिर्फ 3 एक्सियम्स क्यों बन गए, जिसमें से एक एक्सियम ये होता है कि जीरो वेक्टर बिलोंग करना चाहिए,
और बाकी जो 2 एक्सियम्स हैं, एक में आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रूव करते हैं, एक में वेक्टर एडिशन शो करते हैं। तो क्वेश्चन इज दैट कि पहले वेक्टर स्पेस के लिए तो 11 एक्सियम्स थे, सब स्पेस के लिए सिर्फ 3 रह गए, क्या वजह है? और फिर हम साथ ये भी कह रहे हैं कि हर सब स्पेस से वेक्टर स्पेस भी होती है, तो फिर वेक्टर स्पेस सिर्फ सेल्फ के लिए 11 एक्सियम्स और सब स्पेस के लिए सिर्फ 3। तो देखें, एक बात याद रखिएगा, ये आप कभी खुद बैठ के भी ट्राई कीजिएगा। आप किसी भी सब स्पेस को जब सब स्पेस शो कर रहे होते हो ना, आपको एक कंडीशन दी जाती है कि ये सब स्पेस या ये सबसेट इन इन वेक्टर्स को ये वेक्टर्स इस सेट के अंदर बिलोंग करेंगे, ठीक है? और ये सबसेट किसका है? एक वेक्टर स्पेस का। देखें, 11 एक्सियम्स में से अगर मैं 3 एक्सियम्स को अलग कर लूं, जिसमें से एक जीरो वेक्टर का बिलोंग करना और उसके बाद एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक वेक्टर एडिशन, बाकी जितने भी एक्सियम्स हैं एक सेट के लिए वो इजीली सेटिस्फाई हो जाएंगे उस सेट के लिए जो एक वेक्टर स्पेस का ऑलरेडी सबसेट है, ठीक है? तो अगर एक वेक्टर स्पेस उन फॉर एग्जांपल 11 एक्सियम्स है, मैं कहती हूँ कि मैंने सब स्पेस में सिर्फ 3 शो किए, 8 मैंने छोड़ दिए, ठीक है? तो वो जो 8 हमने छोड़ दिए हैं, आप इनको बेशक प्रूव करके देख लें किसी भी सब स्पेस के लिए कि वो 8 एक्सियम्स ऑटोमेटिकली इस वजह से प्रूव हो जाते हैं कि एक सब स्पेस एक वेक्टर स्पेस का सबसेट होती है। तो सबसेट होने की वजह से कोई ना कोई प्रॉपर्टीज तो वेक्टर स्पेस से लेगी ना, तो उन प्रॉपर्टीज की वजह से वो 8 एक्सियम्स हमें शो नहीं करने पड़ते। तो ये सारी डिस्कशन मैंने आपसे इसलिए की है कि मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपने स्पैनिंग सेट वेक्टर स्पेस के लिए प्रूव करना हो या सब स्पेस के लिए प्रूव करना हो, बात एक ही है, क्योंकि हर सब स्पेस भी वेक्टर स्पेस होती है, ठीक है? तो पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में यही डिफरेंस है कि यहाँ पर सब स्पेस का वर्ड यूज हो रहा है इंस्टेड ऑफ वेक्टर स्पेस। बाकी अटेम्प्ट बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल्स में की है। एक आर्बिट्ररी वेक्टर आपने चूज करना है, किस में से चूज करना है? जिस के लिए आप स्पैनिंग सेट प्रूव करने जा रहे हो, तो वो यहाँ आपके पास सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस R3 नहीं लेनी आपने, ठीक है? आपने R3 वेक्टर स्पेस के सब स्पेस W के लिए स्पैनिंग सेट शो करना है, इसलिए आप आर्बिट्ररी वेक्टर भी कहाँ से लोगे? सब स्पेस में से, विच इज W हियर, राइट? तो अब आपने एक आर्बिट्ररी वेक्टर लिया है, आप कहोगे कि लेट ये आर्बिट्ररी वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है गिवन 3 वेक्टर्स के, और वो वेक्टर्स आपको गिवन है U V W, ठीक है? तो सबसे पहले हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना होता है, 3 स्केलर्स आपने लेने हैं फील्ड में से। अब अगर आपकी वेक्टर स्पेस R3 है, 3 डायमेंशन यूक्लिडियन स्पेस है, तो आपको पता है कि इसमें हमारी जो फील्ड है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। तो स्केलर्स आप कहाँ से चूज करोगे? स्केलर्स आपने चूज करने हैं फील्ड में से, और फील्ड आपकी सेट ऑफ रियल नंबर्स है। सो हमने 3 स्केलर्स ले लिए A B C जो कि हमारी फील्ड में से हैं, और हमने आर्बिट्ररी वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। 3 वेक्टर्स हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने हैं, उसी तरह से आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, और यहाँ से आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी, ठीक है? इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अननोन क्वांटिटी कौन सी है जो आपने कैलकुलेट करनी है। देखिए यहाँ पर आके कुछ स्टूडेंट्स इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ए बी सी अननोन है या एक्स वाई जी अननोन है। तो यहाँ मैं एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूं कि देखें, आप ये जो एक्स वाई जी लेते हो लेफ्ट साइड पे, जो हमने आर्बिट्ररी वेक्टर लिया है, ये बात याद रखिएगा कि ये एक्स वाई जी हमने आर्बिट्ररी वेक्टर तो लिया है, लेकिन हमें ये पता है हमने सब स्पेस में से एक वेक्टर लिया या हमने वेक्टर स्पेस में से एक वेक्टर लिया, उसको आर्बिट्ररी लेने का पर्पस सिर्फ ये होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से बताया था कि आर्बिट्ररी का मतलब ये होता है कि जो कंडीशन ये वेक्टर प्रूव करेगा वो उस पूरे सेट के लिए ट्रू हो जाएगी। तो इस वजह से हम इसको आर्बिट्ररी लेते हैं, लेकिन आर्बिट्ररी लेने का ये मतलब नहीं होता कि इसके कंपोनेंट्स एक्स वाई जी आपके लिए अननोन है, ठीक है? ये आप समझे कि ये आपको पता है। पता क्या नहीं होता, चाहे आप स्पैनिंग सेट प्रूव कर रहे हो, याद रखिएगा, चाहे आप लीनियर कॉम्बिनेशन से रेलेवेंट क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे आप इंडिपेंडेंस या डिपेंडेंस से रेलेवेंट क्वेश्चन कर रहे हो, अननोन हमेशा आपके पास स्केलर्स होते हैं जिनसे आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, दैट इज ए बी एंड सी। हर सिस्टम के अंदर, इन तीनों टॉपिक्स के अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन है, आप स्पैनिंग सेट प्रूव कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंस शो कर रहे हैं, आपके लीनियर सिस्टम के अंदर जो क्वांटिटी आपने कैलकुलेट करनी है वो सिर्फ आपके स्केलर्स होते हैं जो फील्ड में से चूज करते हैं ए बी एंड सी। तो अब ये जो हम यहाँ पर सिस्टम लिखा हुआ है, अगर आप इसको देखें तो इसमें आपने एक्स वाई जी से कंफ्यूज नहीं होना, आप समझे कि ये आपको नोन है, ठीक है? जो कि आपकी सब स्पेस में से किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है।
राइट हैंड साइड पे जो आपके पास ए बी सी स्केलर्स लिखे हैं ये अननोन वेरिएबल्स होते हैं, अननोन स्केलर्स होते हैं जो कि आपने कैलकुलेट करने हैं। और अगर थोड़ा सा आप अपने लास्ट कॉन्सेप्ट पे चले जाए, जब हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ा था, तो आपको याद होगा कि हमने जर्नल वे कैसे लिखा था किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। दैट वाज ax इज इक्वल टू बी। ए हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती थी, x कॉलम वेक्टर होता था और राइट हैंड साइड पे हमारा b जो होता था वो भी कॉलम वेक्टर था। तो आपको याद होगा कि b राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास b कॉलम वेक्टर था ये हमेशा नोन होता था। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है, आपके पास यहाँ जो एक्स वाई जी लिखा हुआ है इसको वही कॉलम वेक्टर बी समझे आप। तो ये तो आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर नोन होता है। ठीक है, सॉरी। अच्छा जी, so after reducing in Echelon form above system takes the form simple आपको solve करना है Gaussian elimination method से। Gaussian elimination method means that कि आपको इसको Echelon form में convert करना है। Echelon form में आपने convert किया, यहाँ से अब आप देखें कि स्पैनिंग सेट जब भी शो कर रहे होते हैं तो हमारे पास या तो कोई कंडीशन आती है जिसको हम बेसिकली कहते हैं कि दैट इज एन इक्वेशन। ठीक है, उसके लिए कंडीशन भी हम उसको कह सकते हैं, इक्वेशन भी कह सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था कि आप जब इस क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आपकी जो थर्ड रो होगी, लास्ट रो, उसमें आप देखिएगा कि आपके पास सब एंट्री जीरो हो जाएंगी सिवाय एक लास्ट एंट्री के। तो हमने ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के टॉपिक में ये बात हमने अंडरस्टैंड की थी कि अगर हमें सिस्टम कंसिस्टेंट चाहिए, और स्पैनिंग सेट के लिए मैंने आपको बताया था कि एक ही कंडीशन होती है, और मैंने ये भी आपसे डिस्कस किया था कि स्पेलिंग सेट को जब आप थ्योरेटिकली पढ़ रहे होते हैं ना तो आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है, इसको थोड़ी डीपली समझना पड़ता है। लेकिन जब हम इसको मैथमेटिकली करते हैं तो ये बहुत आसान है। और ये मैथमेटिकली क्यों आसान है? क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर आप देखें एक ही हमारा प्रोसीजर है, और वो क्या है कि बस ये प्रूव कर दें कि आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमने इन एनी केस नो सोल्यूशन की कंडीशन को रिमूव करना है। नो सोल्यूशन की कंडीशन हमारे पास अगर आ गई तो हम ये कहेंगे कि फिर हमारे जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स हैं वो हमारी वेक्टर स्पेस या सब स्पेस को स्पैन नहीं कर सकते। तो अब एक ही बात है, बार बार हम यही शो कर रहे हैं कि कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या है कि आपकी एचएन फॉर्म में जो लास्ट रो है, अगर वहां पर एक नॉन जीरो एंट्री बच जाती है तो वो उसको हर सूरत में जीरो होना चाहिए। यानी हमारे लिए बेटर ये है कि हमारी लास्ट पूरी रो जीरो हो जाए। ठीक है, तो अगर हमारी लास्ट पूरी रो जीरो हो जाएगी तो उससे हमें क्या फायदा होगा, हमारा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ जाएगा और वो कंसिस्टेंट सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि आप अपनी लास्ट रो को जब देखेंगे एचएन फॉर्म में तो आपने ये कहना है कि आपकी लास्ट रो में जो एक नॉन जीरो एंट्री बच रही है उसको भी नेसेसरीली जीरो होना चाहिए। तो ये वही इक्वेशन थी जो कि आपने कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, सो हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये इक्वेशन ट्रू होती है, दैट इज 8x प्लस 6y प्लस 5z इज इक्वल टू 0, तो इसके ट्रू होने का मतलब है कि हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे सिस्टम को नो सोल्यूशन से बचा लेगा। ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट्स अ प्लेन थ्रू 0 0 0। अच्छा, अब आप लोगों ने ऐसे आप में से शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात से फेमिलियर नहीं होंगे क्योंकि अभी आपने मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का कोर्स नहीं पढ़ा। इंशाल्लाह होपफुली आपके 5th सेमेस्टर में ये कोर्स आपको ऑफर होगा, वहाँ आप जाकर पढ़ोगे जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका अर्लियर लेवल है, अर्लियर कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर प्लेन की जो जनरल इक्वेशन होती है ना, वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डी इज इक्वल्स टू डी नॉट। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ, ए एक्स, ठीक है, अगर इसको ये कर्सर को देखिएगा, ये जो मैं इक्वेशन यहाँ पे लिखी है ना, 8x प्लस 6y प्लस 5z इज इक्वल टू 0, इसी को देखकर मैं आपको बताती हूँ कि ये होती है ए एक्स जिसमें से a स्केलर होता है प्लस बी वाई बी स्केलर होता है प्लस सी जी सी स्केलर होता है इज इक्वल टू डी नॉट, या फिर यहाँ पर लिख देते हैं कांस्टेंट। यहाँ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आती है, वो कांस्टेंट वैल्यू 0 भी हो सकती है, वो कांस्टेंट वैल्यू 1 भी हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी लेकिन वेरिएबल नहीं होगी। तो अगर मैं जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन के साथ इक्वेशन को कंपेयर करूं तो क्या बनता है, दिस इज 8x, दैट इज a आपके पास 8 है, b आपके पास 6 है और c आपके पास 5 के इक्वल है। तो ये इक्वेशन जनरली एक प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि ओरिजिन में से पास कर रहा है। अब ये ओरिजिन में से पास क्यों कर रहा है, याद रखिएगा, अगर आपके पास राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट 0 हो जाए, जिसको मैंने डी नॉट कहा था, अगर ये 0 हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये प्लेन आपका ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर ये 0 ना हो तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्लेन ओरिजिन में से पास नहीं कर रहा, वो किसी और पॉइंट में से पास करेगा। और ये आप जब मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का कोर्स पढ़ेंगे तो फिर आप बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे कि
वो पॉइंट हमने कैसे डिटरमिन करना होता है अगर वो रीजन के अलावा है, राइट। सो डज द सबस्पेस W इज द प्लेन दिस। इसका मतलब एक और हमने यहाँ से रिजल्ट कंक्लूड कर लिया कि हमारी जो सब स्पेस है, जो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जिसका जिक्र हुआ है, जिसके लिए हम स्पैनिंग सेट प्रूव कर रहे हैं, वो सब स्पेस हमारी ये प्लेन है, ठीक है। जैसे देखें आप हर चीज़ को आप लोगों ने तो आपके लेवल पे तो आपने इसी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा ना मैथमेटिकली, कि फॉर एग्जांपल R3 यूक्लिडियन स्पेस है, इसमें 3 डायमेंशनल हमारे पास वेक्टर्स होंगे, ठीक है। जैसे कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि U है, अगर R3 से है तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 - 3 2 इसकी 3 डायमेंशन होंगी, और हर डायमेंशन एक स्केलर है जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रही है। ये हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन देखें इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी है। R3 आपके पास एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि W इसका कोई सब स्पेस है, तो ऑफ कोर्स ज्योमेट्रिकली हमें ये पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकली भी इसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है। और वो क्या है कि 3 डायमेंशनल स्पेस में आपके पास जो 3 डायमेंशनल स्पेस के सबसेट्स होते हैं वो प्लेन्स होते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली W इस टाइम क्या है, वो R3 का एक ऐसा सबसेट है जो कि एक प्लेन है, और R3 के अंदर अगर वो प्लेन को रिप्रेजेंट करता है तो उसकी इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए, और उसकी इक्वेशन हमने यहाँ पर प्रूव कर दी है, दैट इज 8x + 6y + 5z इज इक्वल टू 0। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो हमने लास्ट में डिस्क्रिप्शन दी है अभी, क्या ये पेपर में लिखना रिक्वायर्ड होगी? तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखें ये आपका अर्लियर कॉन्सेप्ट है। अगर आप में से कोई इसको समझ के लिख लेता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि बस अभी आपके समझने की बात यही है कि प्लेन की जनरल इक्वेशन क्या होती है। अगर आप में से कोई इसको नहीं भी लिखना चाहता, जस्ट इस कंडीशन पे एंड करता है कि हमें बस यही कंडीशन चाहिए थी कंसिस्टेंट सोल्यूशन के लिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बेशक ये लास्ट की एक्सप्लेनेशन ना लिखें, ठीक है। अच्छा, अभी तक स्पैनिंग सेट से रिलेवेंट अगर किसी स्टूडेंट को कोई बात समझ नहीं आई तो आप पूछ लें, क्योंकि अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस। जी क्लास। नो क्वेश्चन क्लास। जी क्लास, कोई क्वेश्चन नहीं है? मैम ओके जी, चलो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास बेसिस के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए कोई भी सेट ऑफ वेक्टर जो कि बेसिकली सबसेट होते हैं उसी वेक्टर स्पेस का, उन सेट ऑफ वेक्टर्स को अगर हमने बेसिस प्रूव करना है तो कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक हमने पढ़ ली है कि उन सेट ऑफ वेक्टर्स को स्पैन करना चाहिए वेक्टर स्पेस को। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो हमें सेट ऑफ वेक्टर्स दिए जाएं बेसिस बनने के लिए, उनको लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो फिर अब लीनियर इंडिपेंडेंस के लिए उसके ऑपोजिट एक और बिहेवियर होता है, उसका रिवर्स बिहेवियर वो होता है डिपेंडेंस, तो हमें उसमें भी फर्क पता होना चाहिए। सो डेफिनेशन क्या कहती है, मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में एक डेफिनेशन ये समझा रही हूँ, हम अभी इसकी वर्डिंग पे भी नहीं जाते। आप किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स को, ऑब्वियसली वो फाइनाइट होने चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स को हम इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट प्रूव नहीं कर सकते। उसकी रीज़न अभी आप एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आपने फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स लेने हैं किसी भी वेक्टर स्पेस में से, और पूछा ये जाएगा कि क्या ये सेट ऑफ वेक्टर जो हमने वेक्टर स्पेस बी में से चूज किए हैं ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ठीक है। स्केलर्स इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। वेक्टर्स इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो अब इनको इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट शो करने के लिए हमने मैथमेटिकली वर्क क्या करना है। देखिए, मैथमेटिकली वर्किंग हमने ये करनी है कि आपने जो जितने सेट ऑफ वेक्टर्स लिए हैं बिल्कुल वैसे ही वही लीनियर कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट अपने माइंड में लाएं। आपको फॉर एग्जांपल v1 v2 अप टू सो ऑन vm सेट ऑफ वेक्टर्स दिए जा रहे हैं, या मैं कहती हूँ मेरे पास 10 नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, मैंने प्रूव करना है कि ये इंडिपेंडेंट है ये डिपेंडेंट है। तो मैं क्या करूंगी, बिल्कुल लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह 10 ही मैं स्केलर्स लूंगी अपनी फील्ड में से, क्योंकि वेक्टर स्पेस मुझे गिवन है, मुझे पता होगा कि फील्ड क्या है, जिसको यहाँ पर हमने k का नाम दिया है, ठीक है। तो आपने, अगर आपके पास 10 नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं तो 10 नंबर ऑफ स्केलर्स आपने चूज करने हैं, और आपने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेना है, दैट इज a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस अप टू सो ऑन am vm, और इसको सेट कर देना है इक्वल टू 0। अब देखिए, लीनियर कॉम्बिनेशन जब आप करते थे
तो उसमें और इंडिपेंडेंस प्रूफ करने में फ़र्क क्या है? वहाँ आपने सिर्फ ये सीखा था कि लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते कैसे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन बनने से उससे एक और वेक्टर जनरेट कैसे हो जाता है। अब उसी लीनियर कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करें, और अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के बाद उसको ज़ीरो के इक्वल सेट कर देते हैं, तो ये वो मेन इक्वेशन है जो आपको बताएगी कि आइदर आपके गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। अच्छा, अब जब हम इससे रेलेवेंट एग्जांपल्स करेंगे तो वैसे तो वहाँ आपको ज़्यादा बेहतर ये बात पता चलेगी, लेकिन मैं आपको यहाँ अर्लियर बता देती हूँ कि देखिए ये जो इक्वेशन होती है, इस एक इक्वेशन से आप कैसे डिटरमिन करते हैं कि आपका सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट। याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास एक इक्वेशन हमने लिखी हुई है ना, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है दिस इज इक्वल टू जीरो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे ना, v1 की वैल्यू लिखेंगे, v2 की वैल्यू लिखेंगे, अप टू सोन vn की वैल्यू लिखेंगे, तो अगर आप थ्री डायमेंशन यूक्लिडियन स्पेस को ट्रीट कर रहे होंगे तो अभी तक आपने जितनी भी प्रैक्टिस की आपको ये तो समझ आ गई होगी कि थ्री डायमेंशन स्पेस अगर आपके पास, तो इस यहाँ पर v1 v2 vn की वैल्यू पुट करने से आपके पास तीन लीनियर इक्वेशंस निकलती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक सिस्टम बनेगा जो स्पेलिंग सेट की तरह अब हमारे पास नॉन होमोजीनियस नहीं होगा। नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता था स्पैनिंग में, क्योंकि हम एक आर्बिट्ररी वेक्टर ए बी सी इक्वेशन की साइड पे चूज करते थे लेफ्ट हैंड साइड पे, उसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है वो नॉन होमोजीनियस बन जाता था। लेकिन इंडिपेंडेंस से रेलेवेंट आपने जब सिस्टम को बनाना है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका हमेशा होमोजीनियस बनेगा, क्योंकि इसमें रूल है कि आपने लीनियर सिस्टम को जीरो के इक्वल इक्वेट करना है। और याद रखिएगा ये जो आपने इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे जीरो लिखा है, ये जीरो स्केलर नहीं है, ये नल वेक्टर है आपके पास। नल वेक्टर का मतलब है इसके तीनों कंपोनेंट्स जीरो हैं, लेकिन इसकी डायमेंशंस हैं। जितनी इक्वेशंस होंगी हम उतनी डायमेंशंस लिखेंगे। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम R3 को ट्रीट कर रहे हैं, तो इस जीरो नल वेक्टर की तीन डायमेंशंस होंगी, जीरो जीरो जीरो। ठीक है, तो अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे थ्रू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अगर आप ये प्रूव करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं कि आपके स्केलर्स a1 a2 टिल an सबके सब जीरो है, तो आपके सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको पता है कि जब आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आपका मेन पर्पस क्या होता है कि आपने इन स्केलर्स की वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है। देखिए वेक्टर्स तो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं ना, तो किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का पर्पस हमेशा क्या होता है, उसमें से अननोन्स को फाइंड आउट करना। तो आप जब ये इक्वेशन लिखोगे तो इसमें नोन आपको v1 v2 vn होंगे, अननोन क्या होगा, आपके स्केलर्स। तो इन स्केलर्स को जब आप फाइंड आउट करेंगे, अगर इन सब स्केलर्स की वैल्यू, सब ईच एंड एवरी स्केलर की वैल्यू अगर आपके पास जीरो आ जाती है, तो उसका मतलब ये होगा कि ये v1 v2 vm जो आपको गिवन वेक्टर्स हैं, ये इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका एक स्केलर भी just even if at least one of the scalars a1 to am is not equal to 0, अगर आपका एक स्केलर भी नॉन जीरो प्रूव हो जाता है, तो फिर आपके गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 अप टू सो ऑन vm लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। अब देखें, ये तो मैथमेटिकली बात थी ना, अब फिजिकली ज्योमेट्रिकली भी इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस की कोई इंपॉर्टेंस होती है। देखिए जब हम कहते हैं ना कि कोई वेक्टर इंडिपेंडेंट है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल मैं एक वेक्टर लेती हूँ 3 3 3, मैंने R3 से कोई वेक्टर ले लिया, मैं इसमें से 3 कॉमन निकाल सकती हूँ, तो मैं इसको लिखूंगी ना 3 इंटू 1 1 1। तो इसका क्या मतलब है कि ये 3 3 वेक्टर कहाँ से आया, 1 1 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने से आया, तो कर लिया ना इसने किसी पे डिपेंड। तो डिपेंडेंस की वजह से अब मैं ये नहीं कहूंगी कि ये जो मैंने 1 1 1 वेक्टर लिया है ये मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, बल्कि वो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर कोई भी वेक्टर किसी और वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने से ऑब्टेन होता हो, उस वेक्टर को डिपेंडेंट वेक्टर कहते हैं। लेकिन अगर कोई वेक्टर किसी और वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने से या कोई से दो वेक्टर्स को ऐड करने से ना आता हो, बल्कि उसकी एक अपनी आइडेंटिफिकेशन हो, वो किसी पे डिपेंड ना करता हो, उसको इंडिपेंडेंट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये है कि हम इसको फिजिकली कैसे समझेंगे। तो ये इस स्लाइड पे यहाँ पर नीचे जितनी भी एक्सप्लेनेशन लिखी है ये मैंने आपको अभी वर्बली बहुत अच्छे से बता दी है। अभी भी अगर किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। यस क्लास।
जी अच्छा जी, तो अब इससे रेलेवेंट एग्जांपल्स देखते हैं। छुट्टियां ना मारा करना जालिम इंसान। हमारे लॉकडाउन दारी चले गई और दारी क्या है यार दारी आगे कम होने वाला बहुत दारी चले गई अब कुछ क्यों यार कौन कौन छुट्टी करना है आज उधर छुट्टी जाने के ना हमारे हां हम दोस्त से सुन के कि भैया कैसे नहीं आता क्या है जी अच्छा, इससे रिलेटेड ये कुछ रिमार्क्स हैं, उनको भी देख लें। रिमार्क 1 इज अच्छा जी, रिमार्क 1 में क्या है, सपोज 0 इज वन ऑफ द वेक्टर्स v1 v2 अप टू सो ऑन vm, यानी आपको जो सेट ऑफ वेक्टर्स दिए जा रहे हैं, अगर उनमें से हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक जीरो वेक्टर हो, ठीक है। देखिए जीरो वेक्टर भी तो वेक्टर ही होता है ना, यानी आपके पास अगर आप R3 में से वेक्टर चूज करें, आप कहते हैं कि एक वेक्टर आपके पास 0 0 0 आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, दैट इज द जीरो वेक्टर। देन द वेक्टर्स मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट। अगर आपको एक ऐसा सेट दिया जाए, इस तरह के क्वेश्चंस यूजुअली आ भी जाते हैं, और यहाँ पर आपने सिर्फ कॉमन सेंस यूज करनी है कि अगर आपको सेट ऑफ वेक्टर्स दिया जाए और उसमें एक जीरो वेक्टर भी इंक्लूड करके दे दिया जाए, और आपसे कहा जाए कि अब इन सेट ऑफ वेक्टर्स को प्रूव करें कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, तो याद रखिएगा कि आपके जिस सेट के अंदर एक भी जीरो वेक्टर आ जाए, वो पूरा सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है, एंड देयर इज नथिंग टू प्रूव। आपको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां पे ये कह दोगे कि इस एक जीरो वेक्टर के होने की वजह से सारा का सारा जो आपका सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। ठीक है, उसकी रीजन यहाँ पर गिवन है। उसकी रीजन क्या है कि देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाती हूँ और मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक v1 वेक्टर है, ठीक है, v1 वेक्टर है, और मेरे पास बाकी इस एक v1 वेक्टर को मैं यूं लिख सकती हूँ ना कि 1 इंटू v1 और मैं बाकी सबको जीरो कर दूँ, ठीक है। अब ये जो मैंने v1 लिखा है, अगर मैंने बाकी सबको जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो रहेगा तो फिर भी ये v1 ही ना, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने अपनी आसानी के लिए और एक फिनोमिना को प्रूव करने के लिए मैंने बाकी सबको जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 इंटू v1 प्लस 0 इंटू v2 प्लस अप टू सो ऑन 0 इंटू vm, और ये जो मैंने v1 लिखा है ये मेरा वही वेक्टर है जो जीरो है एक्चुअली, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखती हूँ 1 इंटू v1 इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पर बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है इसको समझने का। हम मैथमेटिक्स में बहुत दफ़ा ये बात हम पढ़ते हैं, देखते हैं, हम लिखते हैं ना a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, अगर लिखा हो तो आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो आइदर a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू जीरो, लिखते हो ना, ठीक है। इस आइदर का क्या मतलब होता है, कभी सोचा आपने? हमेशा हम ये बात लिखते हैं, आइदर a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू जीरो, आपने कभी एंड नहीं लिखा होगा। उसकी वजह क्या होती है कि अगर दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन जीरो है, तो अगर उनमें से कोई एक भी जीरो हो जाएगा तो उनका प्रोडक्ट तो जीरो हो जाना है, तो फिर हम दोनों को अलग अलग ट्रीट करते हैं कि किसी एक के जीरो होने से भी ये प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। अब यहाँ पर देखें, ये लिखा है 1 इंटू v1, अगर मैं लिखूं 1 इंटू v1 इज इक्वल टू जीरो, तो मैं v1 को तो जीरो कह सकती हूँ, लेकिन मैं 1 को तो जीरो नहीं कह सकती ना। इस बात को गौर से समझने की कोशिश करें। देखें, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ठीक है, मैंने रिमार्क तो आपने पढ़ लिया, आपको समझ क्या आई, आप मुझे इसको जस्टिफाई करके बताएं कि आप कैसे कह सकते हैं कि अगर आपके सेट ऑफ वेक्टर्स में से एक जीरो वेक्टर आ गया तो पूरा सेट डिपेंडेंट हो जाएगा। जस्टिफाई करें, आप कैसे करेंगे? तो वही जस्टिफिकेशन यहाँ पर हमने प्रूफ करनी है कि आपने लिखा है 1 इंटू v1 इज इक्वल टू जीरो, तो आप कहोगे ना कि या तो 1 को जीरो होना चाहिए, v1 को जीरो होना चाहिए। आपको पता है 1 तो कभी जीरो नहीं हो सकता ना, 1 तो एक स्टैंडर्ड नंबर है आपके पास, दैट इज नॉन जीरो, तो फिर v1 ही जीरो होगा, और v1 तो हमारे पास ऑलरेडी जीरो है। तो अब 1 को आपने कहा है कि ये नॉन जीरो है, तो 1 आपके पास एक स्केलर है। अभी हमने पीछे डेफिनेशन में देखा है कि अगर आपका एक स्केलर भी नॉन जीरो आ जाए तो आपका पूरा सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। तो मिल गया ना हमें एक कांस्टेंट 1 विच इज नॉन जीरो।
तो एक स्केलर जब आपको मिल जाए जो कि नॉन जीरो है तो इसका मतलब है कि आपका पूरा सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है। फिर रिमार्क सेकंड रिमार्क देखें, दिस इज सपोज टू ऑफ द वेक्टर्स v1 v2 up to so on vn vm are equal or one is a scalar multiple of the other। क्लास ये बहुत यूजफुल रिजल्ट्स है, या बार बार आगे जाके अपनी थ्योरी में भी और क्वेश्चंस के अंदर भी पढ़ोगे। ये रिमार्क ये कहता है कि अगर आपको जो सेट ऑफ वेक्टर्स दिए जा रहे हैं, और इससे रेलेवेंट मैंने भी आपको थोड़ा समझा भी दिया है कि अगर एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, आपको पता है स्केलर मल्टीपल क्या होता है, मैंने आपको एग्जांपल दी थी 3 3 3, एक में वेक्टर ले लेती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ ना 3 into 1 1 1, राइट। यानी ये एग्जांपल यहाँ पर जरा फिट करें, मैं कहती हूँ कि v1 है मेरे पास 3 3 3, k मेरे पास 3 है और v2 है मेरे पास 1 1 1। यानी मैं एक 3 डायमेंशनल वेक्टर लेती हूँ 3 3 3, उसको मैं लिख सकती हूँ k टाइम्स दैट इज 3 times 1 1 1। तो ये जो मेरे पास वेक्टर था 3 3 3, दिस इज बेसिकली दी 3 times another वेक्टर 1 1 1। तो क्या हो गए ये दोनों वेक्टर एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल। आप कोई और एग्जांपल भी कर लेना, आप 2 4 6 ले लें। 2 4 6 असल में क्या है, 2 into 1 2 3 वेक्टर है। तो इसका क्या मतलब है कि मेरा जो वेक्टर 2 4 6 है वो 1 2 3 वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के तौर पे लिखा जा सकता है। तो अगर कोई भी वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने से लिखा जाए तो हम ये कहते हैं कि हमारा ओरिजिनल वेक्टर फिर इंडिपेंडेंट नहीं रहता, वो डिपेंडेंट हो जाता है, बल्कि ये दोनों आपस में डिपेंड कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर 3 3 3 को 3 into 1 1 1 लिख सकती हूँ, तो मैं 1 1 1 को 1/3 टाइम्स 3 3 3 भी लिख सकती हूँ, फिर भी 1/3 स्केलर ही है। तो आप ये नहीं कहोगे कि v1 v2 पे डिपेंड कर रहा है तो v2 v1 पे डिपेंड नहीं करेगा। v1 v2 पे डिपेंड कर रहा है, v2 v1 पे डिपेंड कर रहा है, ये दोनों आपस में डिपेंडेंट हो गए हैं। तो ये रिमार्क आपसे ये कहता है कि अगर आपको ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स दिए जाएं जिनको आपने इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट प्रूफ करना है, आपने प्रूफ करना है कि आइदर ये इंडिपेंडेंट बनते हैं या डिपेंडेंट बनते हैं और आप ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स में दो ऐसे वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हैं, या इसको यूं भी कह सकते हैं कि एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, तो भी आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप स्ट्रेट अवे वहां पर ये कहोगे कि आपका गिवन सेट पूरा का पूरा सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। इवन सिर्फ एक वेक्टर के किसी दूसरे के लिए कॉम्बिनेशन में लिखे जाने से या स्केलर मल्टीपल होने की वजह से सारे सेट के ऊपर असर पड़ेगा और वो पूरा का पूरा सेट आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। देखें, आपने कहा कि v1 लिखा जा सकता है स्केलर मल्टीपल ऑफ v2 के तौर पे, ठीक है। इसी इक्वेशन को मैं लिख सकती हूँ ना v1 माइनस के v2 इज इक्वल टू 0, राइट। और इसके साथ जितने भी मेरे पास सेट के अंदर और वेक्टर्स गिवन हैं v3 v4 अप टू सो ऑन, उनके साथ मैं 0 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। असल में मैं यहाँ पर 0 से क्यों मल्टीप्लाई कर रही हूँ, पिछले रिमार्क के अंदर भी हमने बाकी सबको 0 से मल्टीप्लाई किया, आप स्टूडेंट में से किसी ने ये रीजन नहीं पूछी, मीन्स यू पीपल आर नॉट अटेंटिव। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको मुझसे पूछना चाहिए था कि आपने 1 into v1 तो रिमार्क 1 में लिख दिया, जो बाकी v2 vm तक वेक्टर्स हैं उनको 0 से मल्टीप्लाई करके यहाँ क्यों लिखा है। देखें मैंने अभी पिछली स्लाइड को जरा दोबारा देखें। इंडिपेंडेंस या डिपेंडेंस प्रूफ करने के लिए मुझे इस इक्वेशन का सहारा लेना है, ये मेरी मेन इक्वेशन है जिसकी हेल्प से मुझे ये प्रूफ करना है कि मेरे गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन है ये तो कहती है कि स्केलर मल्टीप्लाई करे सब वेक्टर्स के साथ। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने 1 को v1 से मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी सबको हमने 0 से मल्टीप्लाई किया, उस फॉर्मेलिटी को पूरी करने के लिए जो हम डेफिनेशन पढ़ कर आए हैं। तो इसी तरह हमने रिमार्क 3 में भी किया, हमने इक्वेशन v1 माइनस के v2 लिखी और बाकी सबके साथ अगर मैं 0 लगा देती हूँ आंसर फिर भी 0 ही आना है, फिर भी मेरे पास रह जाने वाली इक्वेशन v1 माइनस के v2 ही होगी एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब आप देखें आपके पास जितने भी स्केलर्स हैं v3 से ऑनवर्ड उन सबके साथ 0 लिखा हुआ है, उनका स्केलर तो 0 हो गया, लेकिन ये जो पहले दो वेक्टर्स हैं व्हाट अबाउट दीज टू वेक्टर्स, इनके जो आपके पास मल्टीपल्स हैं वो तो 0 नहीं है ना, v1 के साथ 1 लिखा हुआ है, v2 के साथ k लिखा हुआ है माइनस k, तो ये स्केलर्स तो 0 नहीं है ना। तो अगर मैं डेफिनेशन से कंपेयर करूं अपनी इस इक्वेशन को तो मुझे दो नॉन जीरो स्केलर्स मिल गए हैं, वन इज द वन स्केलर, सेकेंड इज माइनस k स्केलर जो कि नॉन जीरो है। तो उसकी वजह से अगर मैं डेफिनेशन को देखूं तो ये पूरी इक्वेशन मुझे ये बताती है कि मेरे गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 अप टू so on vm आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट बट दीज आर डिपेंडेंट। और इसकी रीजन क्या है, हमने ये रिमार्क क्यों पढ़ा,
कि हमारे गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स के अंदर अगर कहीं पर भी आपको कोई एक ऐसा वेक्टर दे दिया जाए, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये हम सिर्फ v1 और v2 के रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे, इस तरह के पेयर्स बहुत सारे बन सकते हैं। आपके पास कोई और दो वेक्टर्स फॉर एग्जांपल v5 v6 हो सकते हैं जो एक दूसरे के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई एक वेक्टर एक से ज्यादा वेक्टर के तौर पे लिखा जा सके। जैसे मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखूं, अगर मुझे v1 एक ऐसा वेक्टर गिवन है जो 1 इंटू v2 प्लस 3 इंटू v3 प्लस 5 इंटू v4 के तौर पे लिखा जा सके। यानी यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि k इंटू v2 होगा, एक ही वेक्टर होगा। एक से ज्यादा के भी लीनियर कॉम्बिनेशन में या स्केलर मल्टीपल के तौर पे अगर आपका एक वेक्टर लिखा जा सकता है, या ऐसे बहुत सारे सेट्स बन सकते हैं, पेयर्स बन सकते हैं, ऐसी कोई भी कंडीशन है। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये समझना जरूरी है कि आपके गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स के अंदर कोई भी कंडीशन ऐसी आपको मिल जाए जो आपको ये प्रूव कर दे कि आपके कोई सेट ऑफ वेक्टर्स एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। हेलो, यस मैम। जी मेरी आवाज क्लियर है और स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे क्लास? यस मैम। ओके, अच्छा सॉरी क्लास एक्चुअली मैंने नोटिस नहीं किया, मेरे लैपटॉप की बैटरी बिल्कुल लो थी और वो बंद हो गया। सो इट टुक जस्ट 2 मिनट्स। अच्छा मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती हूँ, बल्कि रिकॉर्डिंग ऑन है, चले ठीक है। अच्छा जी, सो थ्रू दिस वे रिमार्क 3 में हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास दो नॉन ज़ीरो स्केलर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अब इस लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर सब के सब स्केलर ज़ीरो नहीं है। और जब सब स्केलर ज़ीरो ना हो, एटलीस्ट आपके पास एक भी नॉन ज़ीरो स्केलर आ जाए, तो इसका मतलब है कि आपका गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि आप रिमार्क 1 और 3 को अगर अलग अलग ट्रीट करें तो आप दो केसेस याद रख लें कि अगर आपका जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर है उसमें कोई एक वेक्टर ज़ीरो हो जाए एंटायरली, या आपका सेट ऐसा है जिसमें एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के एक या एक से ज़्यादा वेक्टर्स
किसी दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं या स्केलर मल्टीपल हैं। देखें यहाँ पर मैं स्केलर मल्टीपल का वर्ड यूज़ करूँ या लीनियर कॉम्बिनेशन का करूँ, याद रखिएगा ये बात एक ही है, इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, अगर मैं ये कहती हूँ कि ये v1 v2 का स्केलर मल्टीपल है, या मैं कहूँ कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, बल्कि आप ये कहें कि बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही मीनिंग रखते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन भी तो यही होता है ना। अब यहाँ पर ये लिखा है v1 इज इक्वल टू k इंटू v2, क्या लिखा हुआ है? स्केलर इंटू सम वेक्टर, तो इसी को तो लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में जरूरी नहीं होता कि आपके पास n नंबर ऑफ वेक्टर्स ही होंगे, एक वेक्टर भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 2 से 3 भी हो सकते हैं, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। राइट, ओके। अच्छा, रिमार्क 4, असल में हाँ, इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस से रेलेवेंट हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं जिनको हम याद रखेंगे, क्योंकि ये आगे जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो वहाँ हमने इनको यूज़ करना है। ठीक है, तो आप ये कह लें कि आपने रिमार्क्स को याद रखना है, आपको पता होना चाहिए जब भी कहीं पर भी आपको कोई ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़े जहाँ पर आपको ये रिमार्क्स डायरेक्ट अप्लाई करने पड़े तो आपको याद हो। ठीक है, अब रिमार्क 4 देखें। दिस इज two vectors v1 and v2 are linearly dependent if and only if one of them is a multiple of the other। ये सभी रिमार्क 3 जो है उसकी एक्सटेंशन है एक तरह से, ऑल्दो हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया था कि ये सिर्फ v1 v2 के लिए रिमार्क 3 ट्रू नहीं है, बल्कि आपके गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स के अंदर आपके कोई से भी दो वेक्टर्स अगर ऐसे गिवन हैं जो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हैं या एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं, तो आपका पूरा सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, और ना सिर्फ पूरा सेट होगा, ऑफ कोर्स आपके ये जो दो वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं वो भी लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर पूरा सेट लीनियर डिपेंडेंट है तो ये दो वेक्टर्स भी तो उसी सेट का हिस्सा है ना, तो ये भी डिपेंडेंट हो जाएंगे। रिमार्क 5 देखें, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए ऑफ द वेक्टर इक्वेशन स्टार, ये हमारी स्टैरिक इक्वेशन है, ये आप देखें, ये x1 v1 प्लस x2 v2 प्लस अप टू सो ऑन xm vm इज इक्वल टू 0, ये आपकी स्टैरिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन का जिक्र हो रहा है, तो जस्ट हमने अपने फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। ठीक है, नथिंग एल्स। इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, इस इक्वेशन का अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए ऑफ द वेक्टर इक्वेशन स्टार इज इक्वल टू 0, देन द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। यस क्लास, क्या समझ आएंगे? कोई समझाएगा मुझे कि इस रिमार्क का क्या मतलब है? आपने स्टैरिक इक्वेशन देखी, स्टैरिक इक्वेशन थी x1 v1 प्लस x2 v2 प्लस अप टू सो ऑन xm vm इज इक्वल टू 0। आपको m नंबर ऑफ वेक्टर्स गिवन है, एक होमोजेनियस सिस्टम बनता है, होमोजेनियस सिस्टम में से आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स को अलग कर लेते हो, उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो ये रिमार्क कहता है कि फिर भी आपका सिस्टम लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। व्हाई इज इट सो? हाउ यू विल जस्टिफाई दिस रिमार्क? यस क्लास। क्योंकि रिमार्क 1 में आपने कहा था कि अगर एक वेक्टर जो है वो 0 अगर किसी भी वेक्टर में आ जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो भी वेक्टर्स होंगे वो लीनियर डिपेंडेंट होंगे। तो वो उसी चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है कि अगर हमारे पास कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट 0 है, इसका मतलब है कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम 0 है, तो अगर 0 उसमें इंक्लूड हो रहा है तो वेक्टर्स फिर लीनियरली डिपेंडेंट है। यस, वेरी गुड आंसर, वेरी करेक्ट। कोई और आंसर? इसको हम डिफरेंट एस्पेक्ट से डिफाइन कर सकते हैं, इसकी और भी, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, और भी जस्टिफिकेशंस हम दे सकते हैं। कोई और जस्टिफिकेशन मुझे कुछ स्टूडेंट देगा? जी, जस्ट कोशिश करें, बिल्कुल इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है क्लास। आप लोग पूछेंगे तो आप लर्न करेंगे। आपको क्या समझ आ रही है? हाउ यू कैन जस्टिफाई कि अगर आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स एक होमोजेनियस सिस्टम की डिटर्मिनेंट आपको 0 दे देती है, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपके गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे? नो वन? देखें क्लास, इसकी जो दूसरी जस्टिफिकेशन है, एक तो अभी एक स्टूडेंट ने दी, वो बिल्कुल ठीक थी। दूसरी जस्टिफिकेशन इसकी ये है, आपको याद होगा जब हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ा था तो हमने उसमें एक थ्योरम किया था जिसमें हमने ये कहा था कि अगर हमारा सिस्टम होमोजीनियस है, देखिए होमोजीनियस सिस्टम का मतलब होता है ए एक्स इज इक्वल टू 0। अगर मैं जनरल फॉर्म देखूं, नॉन होमोजीनियस को हम लिखते हैं ना ए एक्स इज इक्वल टू बी एक कॉलम वेक्टर होता है राइट साइड पे जिसकी वैल्यूज हमें नॉन जीरो वैल्यूज इन केस ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम गिवन होती है। जब सिस्टम होमोजीनियस हो जाता है तो ये बी कॉलम वेक्टर एंटायरली 0 हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैं ये कहती हूँ कि ए एक्स इज इक्वल टू 0 जो मेरे पास एक होमोजीनियस सिस्टम है, इसमें जो a है आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या होगा? इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा।
हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के टॉपिक में पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक होमोजीनियस स्केयर सिस्टम है और उस होमोजीनियस स्केयर सिस्टम के अंदर कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता है तो आपके पास उस सिस्टम का सॉल्यूशन ट्रिवियल आता है। ट्रिवियल का मतलब यह है कि ऑल कोफिशिएंट्स आर इक्वल टू जीरो, राइट। अभी हमने पढ़ा कि अगर सारे कोफिशिएंट जीरो आ जाएंगे तो सिस्टम लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, लेकिन हम अब ये कह रहे हैं कि अब वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, अब वो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नहीं है बल्कि वो जीरो हो गया है। तो उसी थ्योरम का रिवर्स कर देना। अगर आपके सिस्टम Ax इज इक्वल टू जीरो में A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो सोल्यूशन ट्रिवियल नहीं आएगा। जब सोल्यूशन ट्रिवियल नहीं आएगा तो क्या आएगा? नॉन ट्रिवियल। और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपके सब कोफिशिएंट्स, आपके जो स्केलर्स हैं वो जीरो के इक्वल नहीं है। और अगर आपके स्केलर जीरो के इक्वल नहीं है तो ऑफ कोर्स आपका सिस्टम डिपेंडेंट हो जाएगा। अभी मेरे एक्सप्लेन करते हुए आपको ये बातें बहुत लंबी लग रही होंगी, लेकिन इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा तो आप खुद उस रूट तक पहुंच जाएंगे जहां तक मैं आपको लेके जाना चाह रही हूँ कि इसकी वजह क्या है। तो इसकी जो रीज़न है उसका लिंक डायरेक्ट आपकी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से बनता है। और वहां पर हमने ये एक थ्योरम पढ़ा था, जिस थ्योरम में हमने ये देखा था कि हमारे पास अगर होमोजीनियस सिस्टम हो जाए तो उसके ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस में क्या फ़र्क होता है। ठीक है जी। दिमाग 6 देखें, यानी दिमाग 5 से अब आपने लर्न क्या किया है क्लास? आपने क्या लर्न किया है कि आपको कोई भी एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे दिया जाता है या आपको वेक्टर्स दिए जाते हैं, आपने प्रूव ये करना है कि इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट है। आप उससे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाते हो, ऑफ कोर्स वो होमोजीनियस होंगी। तो आप उनको इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट यूं भी प्रूव कर सकते हो कि आप उसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लें डायरेक्ट। ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट अगर आपका जीरो शो हो जाता है तो ये प्रूव हो जाएगा कि आपका सिस्टम जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। अब ये उस क्वेश्चन में होगा जहाँ पे आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि डिपेंडेंट बताएं या इंडिपेंडेंट बताएं। लेकिन अगर देखें कुछ क्वेश्चंस के अंदर ये भी पूछा जाता है कि अगर आपका सिस्टम डिपेंडेंट है तो स्केलर्स की वैल्यूज भी बताएं। अभी आप जब एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस करोगे ना तो आप देखना कि आपको इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस से रेलेवेंट जो क्वेश्चंस है उसमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो सिर्फ ये पूछा जाता है कि आप बस बता दें कि इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। एक ये क्वेश्चन होगा कि अगर आपका सिस्टम डिपेंडेंट है तो फिर आप स्केलर्स की वैल्यूज भी बताएं। तो ये जो आपका रिमार्क 5 है इसको आप सिर्फ उस वक्त यूज कर सकते हैं अगर आपने सिर्फ डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस बतानी है। ठीक है, यहाँ पर स्केलर्स की वैल्यूज नहीं मिल सकेंगी क्योंकि आप डिटर्मिनेंट सिर्फ शो करोगे ना कि आपका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ गया है, जिसकी वजह से आपका जो सिस्टम है वो डिपेंडेंट हो जाएगा। तो अगर आपसे सिर्फ डिपेंडेंस पूछी जा रही है तो इससे तो आप बहुत इजीली बता दोगे कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो क्या हो जाएगा? सिस्टम आपका डिपेंडेंट। और अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो आप कहोगे कि आपका सिस्टम इंडिपेंडेंट है, राइट। ओके, रिमार्क 6 देखें क्लास। इफ अ सेट एस ऑफ मैम वेक्टर्स ये इज जो रिमार्क 5 है इसमें जो आपने नॉन ट्रिवियल वाली बात की थी तो वो तब होगा जब हमारा डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होगा। एग्जैक्टली ये मैंने क्यों कहा है। देखिए, अगर आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो आप लिखते हो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो ए हमने लिखा है एक्स के साथ, अगर इसका इन्वर्स नहीं होगा तो ये राइट हैंड साइड पे जाके जीरो से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अगर जीरो से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता तो जीरो आंसर नहीं आएगा। अगर मैं सपोज करती हूँ इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो मेरे पास इक्वेशन होती है ना ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। मैं इन्वर्स एग्जिस्ट करने की वजह से उसको राइट हैंड साइड पे जाके जीरो से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास एक्स इज इक्वल टू जीरो आ जाता है, जिसका मतलब है ट्रिवियल सोल्यूशन। लेकिन अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमें पता है कि इन्वर्स एग्जिस्ट ना करने का मतलब होता है कि हमारा डिटर्मिनेंट जीरो आ गया। तो अगर हमारा डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा तो ऑफ कोर्स हमारा सॉल्यूशन अब ट्रिवियल नहीं रहेगा क्योंकि वी आर नॉट एबल टू गेट द कंडीशन x इज इक्वल टू जीरो। बट इन दिस केस इफ a इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, जिसका ऑल्टरनेटिवली ये मतलब होता है कि हमारा डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, तो फिर हमारे पास वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। हमारे सारे स्केलर्स हमें जीरो आंसर नहीं देंगे, राइट। यस मैम। इसको जब आप खुद बैठ के लेक्चर प्रिपेयर करोगे ना तो आप इसको जिस तरह से मैं भी आपको वर्बली बता रही हूँ उसको जरा खुद बैठ के कीजिएगा। ए एक्स इज इक्वल टू जीरो लिखें और दोनों साइड्स पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आइडेंटिटी इंटू एक्स तो एक्स ही आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे आपके पास जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो जीरो आ जाता है। तो वहां से आपको ये ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल का फर्क बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके।
रिमार्क 6 देखिए क्लास, इफ अ सेट एस ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर आपका सेट ऑफ वेक्टर्स इंडिपेंडेंट है, अब पीछे हमने जितने भी रिमार्क्स किए वो सारे डिपेंडेंट से रेलिवेंट थे, अब ये रिमार्क आपका इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर से रेलिवेंट है और थोड़ा सा समझने वाला है। आप कहते हो कि आपके पास एक सेट है जिसको मैं एस का नाम दे देती हूँ, उसमें जो मेरे पास वेक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, देन एनी सबसेट ऑफ एस, इस सेट का सबसेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अच्छा, ये पहला पार्ट तो इस रिमार्क का बड़े आराम से समझ आ जाता है। अभी सेकंड पे आप जाएंगे तो वो थोड़ा सा इसका रिवर्स है। अगर आपके पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स एस है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, आप उसका कोई भी सबसेट उठा लें वो इंडिपेंडेंट ही रहेगा, लेकिन डिपेंडेंट में ये काम कुछ और होता है। इफ एस कंटेन्स अ लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट, अब देखें इसका रिवर्स ये है कि इंडिपेंडेंस में सेट से सबसेट पे जाते हैं, डिपेंडेंस में सबसेट से सेट पे जाते हैं। मैं इसकी बड़ी आपको एक फनी सी एग्जांपल दूं। वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरा तालाब गंदा करती है। एक बड़ा हमने जो है ना वो फेमिलियर सा एक मुहावरा हमने पढ़ा हुआ है कि एक छोटी चीज के खराब होने से बड़ी चीज सारी खराब हो जाती है। तो एक छोटे सबसेट के डिपेंडेंट होने से बड़ा सेट भी डिपेंडेंट हो जाता है, लेकिन अगर एक बड़ा सेट इंडिपेंडेंट है तो उसका सबसेट हमेशा इंडिपेंडेंट ही रहता है। मैं आपको इसको फिजिकली समझाती हूँ। देखें, मेरे पास 10 वेक्टर्स हैं, मैं उस सेट को एस का नाम देती हूँ और वो 10 के 10 वेक्टर्स मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इनके लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि मैंने उन 10 वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, 10 स्केलर्स मैंने लिखे, 10 के 10 स्केलर 0 आते हैं। अब देखिए कॉमन सेंस की बात है, मैं 10 में से 6 ले लूँ, सबसेट ले लूँ ना, मैं उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊँ तो वो स्केलर 0 ही रहेंगे ना, उनकी आइडेंटिफिकेशन तो कभी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि मैं पहले 10 के लिए प्रूफ कर चुकी हूँ कि उसके सारे स्केलर 0 हैं। 10 के 10 स्केलर 0 हैं। अब मैं इनमें से 6 चूज करूँ, 4 करूँ, 7 करूँ, 1 करूँ, स्केलर तो 0 ही रहेगा ना, तो वो इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। लेकिन डिपेंडेंट में उल्ट हो गया। अगर मेरे पास एक 10 वेक्टर्स का सेट है, मैं उसमें से एक 4 वेक्टर्स का सबसेट चूज कर लेती हूँ और वो अगर डिपेंडेंट शो हो जाता है तो इसका मतलब है कि उन 4 स्केलर्स में से एक या एक से ज्यादा स्केलर नॉन जीरो है। अगर एक या एक से ज्यादा स्केलर नॉन जीरो हो गया, इवन उन 4 में से एक स्केलर नॉन जीरो हो गया, तो वो जिस सेट से आया है एक भी नॉन जीरो होने से वो डिपेंडेंट बन जाएगा ना। तो उसने पूरे सेट को अब डिपेंडेंट बना दिया, क्योंकि डिपेंडेंस की कंडीशन ये कहती है कि अगर आपका एक स्केलर भी नॉन जीरो हो गया तो पूरा सेट आपका डिपेंडेंट हो जाएगा। अब मैं कुछ भी करती रहूं, जो मैंने सबसेट लिया था 4 वेक्टर्स का, लिया तो मैंने बड़े सेट में से ही था ना, तो अब अगर छोटे सेट ने मुझे ये प्रूव कर दिया कि उसमें से कोई एक स्केलर भी ऐसा है जो नॉन जीरो है, तो अब मैं कुछ भी करती रहूं, ये बात तो मैं कभी नहीं बदल सकती ना कि वो जो एक स्केलर मेरे पास नॉन जीरो आ गया मैं उसको जीरो तो नहीं बना सकती, वो तो प्रूव हो गया कि वो नॉन जीरो है। तो उसकी वजह से अब मेरा पूरा सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो अब आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चंस पे? अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, मैं आपसे ये कहती हूँ कि ये मेरे पास एक बड़ा सेट है, ये इसका सबसेट है, आप इस सबसेट को देखते हुए मुझे ये प्रूव करके बताएं कि आपका जो मेन सेट है, फॉर एग्जांपल मैं सबसेट को एस कहती हूँ, मेन सेट को मैं डब्ल्यू कहती हूँ, मैं आपसे कहती हूँ कि डिपेंडिंग अपॉन एस आप मुझे प्रूव करें कि डब्ल्यू इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। और डब्ल्यू में मैं कहती हूँ कि 20 वेक्टर्स है और एस में से मैं आपको सिर्फ 3 वेक्टर्स दे देती हूँ, तो आप क्या करोगे? अब आप 20 के लिए तो नहीं क्वेश्चन प्रूव कर सकते ना, तो आप क्या करोगे कि आप वो जो 3 मैं आपको वेक्टर्स दूंगी उसके सबसेट के तौर पे आप उसके लिए प्रूफ मुझे करके बताओगे, क्योंकि 3 के लिए तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस करके आए हैं ना। आप प्रूफ करोगे, आप देखोगे कि उनमें से कोई ना कोई एक स्केलर नॉन जीरो आ जाएगा और आप कहोगे कि वो 3 जो वेक्टर्स का सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ हो गया। तो आप वहां से इसी रिमार्क को यूज करते हुए ये कंडीशन अप्लाई करोगे कि दिस रिमार्क शोज अस दैट कि हमारा जो पूरा सेट है वो क्या बन गया है? लीनियरली डिपेंडेंट बन गया है। जस्ट 1 मिनट आप मुझे दीजिएगा, मेरी एक कॉल आ रही है।
जी क्लास। अच्छा जी, तो हम कहाँ पहुँचे थे क्लास? ठीक है, तो ये रिमार्क 6 होपफुली आपको समझ आ गई होगी, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं आपको ये बता रही थी कि मैं आपको इसको कैसे आपसे रिक्वायर करूँगी कि आप मुझे इसको क्वेश्चंस पे अप्लाई करके बताएं कि मैं आपको एक 10 या 20 वेक्टर्स का सेट दे देती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं सिर्फ आपको डाटा में ये शो करूँगी कि मेरे पास जो ओरिजिनल सेट है उस पर 20 वेक्टर्स है, ठीक है, और उसमें से एक 3 वेक्टर्स का सबसेट मैं आपको देती हूँ, उन 3 की मैं आपको वैल्यू दे दूँगी, ठीक है। और मैं आपसे ये कहूँगी कि बेस्ड ऑन दिस सबसेट मुझे ये प्रूव करके बताएं कि ये जो बड़ा सेट है जो 20 वेक्टर्स का है ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि आप सिर्फ उन 3 वेक्टर्स के लिए प्रूफ करोगे। फॉर एग्जांपल आप प्रूफ करते हो, आप देखते हो कि आपका कोई एक या एक से ज्यादा स्केलर जो है वो नॉन जीरो आ जाते हैं, तो आप कहोगे कि ये 3 वेक्टर्स का सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो फिर इसी रिमार्क 6 को यूज करके आप ये कह सकते हो कि इसका ये मतलब है कि जो हमारे पास बिग सेट W है वो भी लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से मैं आपको क्वेश्चन दे सकती हूँ इंडिपेंडेंट का भी। इंडिपेंडेंट का क्या होगा? इंडिपेंडेंट इससे रिवर्स है। इंडिपेंडेंट ये कहता है कि अगर आपके पास एक बड़ा सेट इंडिपेंडेंट है तो उसका हर छोटा सेट भी इंडिपेंडेंट ही रहेगा, ठीक है। मैं आपसे कहती हूँ कि एक 3 वेक्टर्स का सेट मैं आपको देती हूँ, ठीक है। मैं आपसे कहती हूँ कि आप प्रूफ करेंगे इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। आप प्रूफ करते हैं, उसमें सारे स्केलर जीरो हो जाते हैं, आप कहते हो कि ये 3 वेक्टर्स का सेट इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है जी। अब मैं आपसे कहती हूँ कि बेस्ड ऑन दिस फिनोमिना अब उसका एक सबसेट है जिसमें 2 वेक्टर्स मैं रख लेती हूँ। मैं आपसे कहती हूँ कि अब इन 2 के बारे में आप क्या कहेंगे, तो आपका आंसर होगा कि अगर 3 इंडिपेंडेंट हैं तो 2 भी इंडिपेंडेंट ही रहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिमार्क 6, जिसकी स्टेटमेंट आप अंडरस्टैंड कर लें, याद रख लें, कॉन्सेप्चुअली याद रख लें, और फिर जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इस रिमार्क 6 को वहां पर कोट करके भी मुझे बता सकते हो कि इस रिमार्क की वजह से हमने ये रिजल्ट दिया है, ठीक है जी। यस क्लास, एनी प्रॉब्लम? नो मैम। हम ये रिमार्क 2 काम पे ये बच्चे रिमार्क 2 जो है ना, उस ये रिमार्क 2 बेसिकली यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस की डेफिनेशन है, ठीक है। तो वो चूंकि पहले डिस्कस हो चुका था, इस वजह से हमने यहाँ पर रिमार्क 2 को ऐड नहीं किया, ठीक है। तो इस वजह से ये परेशान ना होना कि ये रिमार्क 2 पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा जी, रिमार्क 7 देखें। अब रिमार्क 7 के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप में से कोई एस एम यूसुफ की बुक को फॉलो कर रहा है ना, तो आप देखिएगा कि एस एम यूसुफ की बुक में जो इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस से रेलिवेंट आर्टिकल में क्वेश्चन सॉल्व हुए हुए हैं। एक्सरसाइज की बात नहीं करी, जो आर्टिकल में आर्टिकल को कुछ स्पेस उन्होंने स्पेसिफिकली इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस के क्वेश्चंस को दी हुई है, और बड़ी अच्छे जो है ना क्वांटिटी के क्वेश्चंस, आप कह लें कि गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस के वहाँ पे सॉल्व हुए हैं। आई सजेस्ट यू कि आप जरूर देखिएगा वहाँ से। वो जो क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किए वो रिमार्क 7 को यूज करके सॉल्व किए हैं। रिमार्क 7 क्या कहता है, ये आप कह सकते हो कि ये एक ईजी तरीका है इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस को शो करने का। ये रिमार्क कहता है कि इफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए ऑफ द वेक्टर इक्वेशन स्टार, अब आपको वेक्टर इक्वेशन स्टार याद हो जानी चाहिए, वो एक होमोजीनियस सिस्टम है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। रिमार्क 7 कहता है कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए ऑफ वेक्टर इक्वेशन स्टार हैज रैंक लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। अगर आपकी जो इक्वेशन, आप होमोजीनियस इक्वेशन आपके पास आती है, आप उसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालते हो, जो आपको बिल्कुल आपके लिए मुश्किल बात नहीं है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होती है ये अंडरस्टैंड करना। आप उसका रैंक फाइंड आउट करते हो, रैंक भी आपको पता है, ठीक है, कि आपने रैंक कैसे फाइंड आउट करना है, एचेसन फॉर्म में कन्वर्ट करें, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखें तो आपका वो रैंक होगा। अगर आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक आपके नंबर ऑफ अननोन से स्मॉल आ जाए, छोटा आ जाए, नंबर ऑफ अननोन्स क्या होंगे, आपको जितने वेक्टर्स दिए जाएंगे ऑफ कोर्स उतने ही स्केलर्स होंगे, वो आपके नंबर ऑफ अननोन्स होंगे। मैं आपको 3 वेक्टर्स देती हूँ, आपके अननोन्स 3 होंगे। मैं आपको 4 वेक्टर देती हूँ, आपके अननोन 4 होंगे। अगर आपका रैंक आपके नंबर ऑफ अननोन से लेस आ जाता है, इसका मतलब है कि आपका सिस्टम जो है वो आपको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देगा। और याद रखिएगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब होता है कि आपका सिस्टम लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। अब इस रिमार्क का दूसरी साइड क्या है, या इसका रिवर्स क्या है? अगर इस लेस देन साइन की जगह मैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन लिख दूं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, अगर मैं कहूं रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, तो उसका मतलब ये होगा कि आपका सोल्यूशन ट्रिवियल आएगा और आपका सिस्टम इंडिपेंडेंट होगा। यानी इस रिमार्क में हमने इसको हाफ जो है वो एक्सप्लेन किया है, हाफ हमने शो किया है। जो हाफ इसका पार्ट है, जो इसका रिवर्स है, वो हम
हमारे लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल नहीं है, हमने खुद उसको जनरेट कर लेना है। अगर हमारा रैंक लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स आता है तो सोल्यूशन हमारा नॉन ट्रिवियल हो जाएगा। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब होता है सब स्केलर जीरो नहीं है। जब सब स्केलर जीरो नहीं है तो आपका सिस्टम लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। इसी स्टेटमेंट का रिवर्स क्या है? इसका रिवर्स ये कहता है कि अगर रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स तो फिर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं आएगा बल्कि ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। और अगर ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा तो ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब है कि सब स्केलर्स की वैल्यू जीरो है, और अगर सब स्केलर्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है सॉरी क्लास ओके। अब रिमार्क 8 देखें। अब आप क्लास देख लें कि हमने, आप कह लें कि यहाँ पर कुछ ऐसे रिमार्क्स भी हैं जो मतलब 2 से 3 रिमार्क्स मैंने एक बुक से उठाए, बाकी रिमार्क्स मैंने दूसरी बुक से उठाए, और 1-2 रिमार्क्स तो ऐसे हैं कि जो मैंने कुछ रिमार्क्स को मिक्स करके लिखे हुए हैं। तो ये जहन में रखिएगा कि इन सारे रिमार्क्स को जब आप कंबाइन करेंगे और इनको आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको आपने अंडरस्टैंड भी करना है, इनको याद भी रखना है। रिमार्क 8 देखें। Suppose we have 3 vectors u, v and w, and if h1 form of that vector equation star don't have a pivot in third column. Very interesting remark. आपको एक ऐसा क्वेश्चन फेस करना पड़ता है जिसमें आपके पास 3 वेक्टर्स हैं। ठीक है, 3 वेक्टर्स को आप लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट प्रूफ करने जा रहे होते हो, तो आप क्या करोगे? लीनियर सिस्टम बनाओगे, फिर आप उसको उसकी एचनल फॉर्म देखोगे। आपने एचनल फॉर्म बनाई, जरा एचनल फॉर्म को ऑब्जर्व कीजिएगा। रिमार्क 8 ये कहता है अगर आपकी एचनल फॉर्म में आपके थर्ड कॉलम में कोई पिवट नहीं है तो इसका मतलब ये होगा दैट W कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर 2 वेक्टर्स। W क्या है? तीसरा वेक्टर। तीसरे कॉलम में पिवट के ना होने का मतलब होता है कि W आपके पहले 2 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। और इसका मतलब क्या है? ऑब्वियस सी बात है, हम पढ़ चुके हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के स्केलर मल्टीपल होने का मतलब क्या होता है कि आपका सिस्टम लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ये काम आप सिर्फ उस वक्त करोगे जब आप सिस्टम में देखोगे कि आप एचनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो और आपके पास थर्ड कॉलम के अंदर कोई पिवट नहीं है। और ऑब्वियसली ये रिमार्क सिर्फ उस वक्त यूजफुल होगा जब आपको सिर्फ 3 वेक्टर्स दिए जाएंगे। 3 से ज्यादा दिए जाएंगे तो रिमेंबर दैट इस रिमार्क का कोई फायदा नहीं है। 3 वेक्टर्स दिए जा रहे हैं, आप इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस शो करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप अपनी एचनल फॉर्म को देखें। एचनल फॉर्म के तीसरे कॉलम में अगर आपको पिवट नहीं मिलता, पिवट रिपीट कर देती हूँ, आपकी किसी भी रो की पहली नॉन जीरो एंट्री होती है। अगर किसी भी रो की पहली नॉन जीरो एंट्री आपके तीसरे कॉलम में अपीयर हो ही नहीं रही, इसका मतलब है तीसरे कॉलम के अंदर आपकी कोई पिवट एंट्री नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि आपका सिस्टम लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है जी। रिमार्क 9 देके हम वो हर ऑप्शन, हर राइट लेफ्ट से हम वो सब रिजल्ट्स को यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमें हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं विदाउट मेजर कैलकुलेशंस, हमें ये बताने के लिए कि हमारा सिस्टम इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। ठीक है, अब रिमार्क 9 इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग रिमार्क, जो ये कहता है कि आपको कभी भी R3 में से 3 वेक्टर से ज्यादा दे दिए जाए वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। R3 का मतलब ये, मैं आपको 3 डायमेंशनल वेक्टर्स दे देती हूँ। जब भी मैं आपको R3 में से 4 वेक्टर्स दे दूँ 3 डायमेंशनल, देयर इज नथिंग टू प्रूव, आप स्ट्रेट अवे कह दो ये लीनियरली डिपेंडेंट है। समझ आ रही है क्लास? 3 दूंगी तो प्रूफ करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, फिर स्केलर्स की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, तब बता सकते हैं कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है। 3 से ज्यादा जो ही 4, 5, 6 जितने वेक्टर्स R3 में से आ गए, आपने सॉल्व ही नहीं करना क्वेश्चन, आपने कह देना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव हो गए। ठीक है जी। इसकी भी मैं आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस बता सकती हूँ। आप में से कोई बता सकता है वैसे मुझे क्यों ऐसे हो रहा है? यस क्लास, अभी आपके पास 5 मिनट है, 3:15 बजे आपका क्लास क्विज जो है ना वो पोस्ट हो जाएगा, सो बी अटेंटिव। ये हम लास्ट रिमार्क करते हैं, देन वी विल गो फॉर द क्विज। जल्दी से मुझे कोई बता दे, रिमार्क 9 का मतलब बता दे। मैं बता देती हूँ क्लास। आपको पता है ना लीनियरली डिपेंडेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ही होता है ना आपके पास। अब मुझे एक बात बताएं, आपके पास 3 डायमेंशनल वेक्टर है और वो मैं आपको 4 दे देती हूँ, आप इसको करके देखिएगा जरा, खुद से कोई एग्जाम्पल उठा लें। 3 वेक्टर्स लें, सॉरी 4 वेक्टर्स लें 3 डायमेंशनल, जरा उसका सिस्टम बनाएं। आप देखिएगा आपके पास नंबर ऑफ
जो आपके पास अननोन्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ इक्वेशन से। आपके पास ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम ऐसा आ रहा होगा कि वो आपको देख के पता चल जाएगा कि ये हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देगा। ज़रा इसको करके देखिएगा, ठीक है क्लास? अब आप जरा जस्ट गेट रेडी, विद इन फ्यू मिनट्स, जस्ट 3 मिनट में आपको आपका क्विज मिल जाएगा, क्विज पोस्ट हो जाएगा और फिर आप अपना क्विज स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर से रिलेवेंट किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लें।